मेरे सभी प्यारे मित्रों को जय हिंद, नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बात की थी आरएएस मुख्य परीक्षा में मेरी क्या रणनीति रही है और आपकी क्या रणनीति रहनी चाहिए और क्या अप्रोच होनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स आपको रेफ़र करनी चाहिए, तो उसके बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे आरएएस मुख्य परीक्षा की मेरी रणनीति क्या रही है। तो सबसे पहले मेरे बारे में मेरा नाम रवि प्रकाश लखारा है। मैंने आरएएस 2018 की परीक्षा में 16वीं रैंक हासिल की है और ये मेरा प्रथम प्रयास था। और वर्तमान में मैं सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर हूँ। कहा भी गया है कि यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। चीज़ों को शुरू करना ज़रूरी है अगर हमें अपना लक्ष्य हासिल करना है। चाहे लक्ष्य कितना भी महान हो, शुरुआत तो हमें करनी पड़ेगी। ठीक इसी तरीके से आरएएस का लक्ष्य रखने वाले सभी एस्पिरेंट्स को अपनी शुरुआत, पढ़ने की शुरुआत, स्टडी की शुरुआत कर देनी चाहिए। और इसी क्रम में मुझे आशा है कि आप लोगों ने भी अपना जो तैयारी शुरू कर दी है। अभी मैं मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू करने का बिल्कुल सही समय है। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि प्री की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मेरी क्या स्ट्रेटजी रही है, इसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए। देखो, सीक्वेंस ये होना चाहिए, आपको पता चल चुका है कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है, उसमें से कितना पढ़ना है। तो सबसे पहले आप अपनी सभी बुक्स को एक जगह पे इकट्ठा कीजिए, जो नोट्स आपको लाने वो लेके आ जाइए। उसके बाद उसकी रीडिंग करना शुरू कीजिए। आप हर रीडिंग के साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स आपको याद रखने में मुश्किल हो रहा है, उसको आप हाईलाइट कर दीजिए और शॉर्ट नोट्स बनाइए। प्रीलिम्स में आपको डिटेल्ड नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप शॉर्ट नोट्स बनाइए और बार बार रिवीजन कीजिए। रिवीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि चार आपके पास ऑप्शंस होते हैं और जब चारों ही ऑप्शंस एक जैसे लगते हैं तो आपके पास आपकी मेमोरी में बिल्कुल करेक्ट डाटा होना चाहिए। और तभी होगा जब आपने चीज़ों को अच्छे से रिवाइज किया है। उसके बाद रिवीजन करते हो तो उसके साथ साथ ही जब आपका सिलेबस हो जाता है या सब्जेक्ट पूरा हो जाता है, 2-3 आपने रिवीजन कर लिए हो, उसके बाद कोशिश कीजिए कि एग्ज़ाम से 1 महीने पहले हर वीक में 1 या 2 मॉक टेस्ट आप लगा लीजिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए और टेस्ट दीजिए। टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि आप ये सही सही कैलकुलेट कर पाओ कि आपको कितने क्वेश्चन अटेंड करने हैं और कौन सा आपका वीक पोर्शन है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग एरियाज़ है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही जैसा कि बताया गया है कि प्री जो है वो आपकी स्क्रीनिंग है एक तरीके से। इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, लेकिन प्री की अपनी एक रेलिवेंस है, इसलिए प्री को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। साथ ही जब प्री की आप तैयारी कर रहे हो तो मेंस का सिलेबस भी आपको चूँकि पता हो ही जाएगा। तो मेंस और प्री में जो टॉपिक्स ओवरलैप कर रहे हैं उन टॉपिक्स को आप अच्छे से कवर कीजिए, ताकि मेंस के टाइम जब आप तैयारी करोगे प्रीलिम्स के जस्ट बाद, तो वो आपका समय बच जाएगा। तो शुरू करते हैं आरएएस मुख्य परीक्षा के बारे में। जो यूट्यूब पे वीडियो डाला जाता है, अपलोड किया जाता है, उसका जो टाइटल शीर्षक होता है उसके जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है। जैसे आप क्लिक करोगे तो उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो वीडियोस होते हैं जनरली बड़े होते हैं और उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मिस हो जाते हैं और उन पॉइंट्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला जाता है। साथ ही कोई इम्पोर्टेंट कोई और वीडियो हो गया या कहीं और से कोई मटेरियल हो गया तो उसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक रहता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको ज़रूर देखना है। स्टॉप, ये वीडियो इससे आगे देखने का आपको फ़ायदा नहीं है। अगर आपने आरएएस 2016 और 2018 का सिलेबस, मेंस का सिलेबस और क्वेश्चन पेपर्स जो आरपीएससी की साइट पे अपलोड हो रखे हैं, उनका प्रिंट निकाल के सॉफ्ट या हार्ड में किसी भी तरीके से अगर आपने उनको नहीं देखा है, उनका एनालिसिस नहीं किया है, तो इस वीडियो से आपका ज़्यादा टाइम इस वीडियो से फ़ायदा होगा नहीं, बल्कि आपका जो टाइम आप इस वीडियो को देखने में लगाएंगे वो ख़राब ही होगा। तो
यहाँ रुक जाइए आप। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप जो 2016 और 18 के पेपर्स और सिलेबस आप निकाल लीजिए और उनका एनालिसिस कीजिए, उसके बाद इसको फिर से आप जो है शुरू कर सकते हैं देखना। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात होती है कि मेंस का जो है कि इम्पोर्टेंस जो मेंस का क्या है। अगर मैं पूरे एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं तो मेंस ही सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है, क्योंकि जो टोटल मार्क्स होते हैं वो आपके 900 होते हैं और 900 मार्क्स में 800 मार्क्स तो मेंस के ही है, क्योंकि प्रीलिम्स के मार्क्स तो ऐड होते नहीं हैं। और मेंस जो है वो बहुत अच्छे से तैयार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यू में आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हो, श्योर नहीं हो सकते हो कि आपके कितने मार्क्स आएंगे, इसलिए मेंस पे फोकस कीजिए। और मेंस के लिए मैं तो यही कहूँगा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बोल तेरी रज़ा क्या है। तो मेंस का ये इम्पोर्टेंस है कि अगर आपने मेंस में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया तो फिर इंटरव्यू का रोल कम हो जाएगा और आपके सक्सेस का रेशियो काफ़ी बढ़ जाएगा। और मेंस पूरा आपके हाथ में है, पूरा आपके हाथ में है ये मेंस। तो आगे बढ़ते हैं। मेंस के रोल की इम्पोर्टेंस को देखते हुए, इसकी गंभीरता को समझते हुए, मुझे आशा है कि आप मेंस को बिल्कुल हल्के में नहीं लेंगे। अब बात करते हैं कि जो मेंस 2018 का मैंने दिया था उसमें मेरी क्या मार्कशीट रही है, मेरे क्या कैसे मार्क्स आए हैं। तो हम देखते हैं मार्कशीट जो आरपीएससी ने निकाल दी है। आप देख सकते हैं पेपर 1 जो बेसिकली हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इतिहास, अर्थव्यवस्था, समाजशास्त्र, प्रबंधन और लेखांकन जैसे विषय होते हैं, उसमें मुझे 109.50 लगभग 110 मार्क्स मिले हैं। पेपर 2 में जिसमें आपका साइंस, टेक्नोलॉजी, जियोग्राफी और प्रशासकीय नीतिशास्त्र रहता है, उसमें लगभग 107। और पेपर 3 में लगभग 100 मार्क्स, जिसमें पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी और भी जो योग, खेल, विधि और इस तरह के सब्जेक्ट रहते हैं। और पेपर 4 जो कि लैंग्वेज का होता है, उसमें मेरे 112, कुल 428.50। तो रिटन के हिसाब से मेरे मार्क्स जो हैं इस बार आरएस में टॉप 10 में है। तो मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ इनके जो भी मेरे मार्क्स आए हैं मेंस में। अब बात करते हैं कि चूँकि आप आरएस मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग गए हो या लगने वाले हो, तो मीडियम को लेकर कन्फ्यूज़न होता है। हमने प्रीलिम्स के टाइम भी बात की थी कि प्रीलिम्स में और इंटरव्यू में मीडियम का कोई ज़्यादा स्कोप होता नहीं है, लेकिन मेंस में मीडियम बहुत डिसाइसिव होता है। पेपर 4 में मीडियम का कोई रोल नहीं है, लेकिन बाकी तीनों पेपर्स में आपको बताना होगा कि कौन सा मीडियम आप जो है किस मीडियम में लिखना चाहोगे। और इस बार का जो रिज़ल्ट है इसने एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी है कि मीडियम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस मीडियम में कंफर्टेबल है, किस मीडियम आपकी अभिव्यक्ति अच्छी है, आप वो मीडियम चुनिए। इंग्लिश मीडियम की सक्सेस रेट भी उतनी है जितनी हिंदी मीडियम की है, लेकिन चूंकि हिंदी मीडियम की संख्या ज़्यादा है और परंपरागत रूप से आरएस में हिंदी मीडियम का दबदबा रहा है, तो हिंदी मीडियम की जो स्टडी मटेरियल है, जो गाइडेंस है, वो सुलभता से उपलब्ध हो जाते हैं। दूसरा चीज़, जैसे जो राजस्थान वाला पोर्शन है, जैसे चाहे वो आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री वाला पोर्शन है या और भी पोर्शन है, वो हमें जनरली हिंदी में अवेलेबल होता है। जैसे मेरे कुछ मित्र जिन्होंने इंग्लिश मीडियम से दिया था, तो वो भी ऐसे ही करते थे। खासकर राजस्थान वाले पोर्शन में वो पहले हिंदी की बुक्स ही पढ़ते थे, उसके बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे। तो ये एक चीज़ है। बाकी मुझे लगता है कि जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आपकी अभिव्यक्ति अच्छी है, आप वो उसके हिसाब से मीडियम लीजिए। रिजल्ट के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। यहाँ जैसे यूपीएससी में जनरली इंग्लिश मीडियम वालों का दबदबा रहता है और ऐसा बोला भी जाता है कि पूर्वाग्रह है मीडियम को लेकर, लेकिन आरपीएससी में ऐसा नहीं है। मुझे आशा है कि मीडियम से संबंधित आपके डाउट्स क्लियर हो गए हैं। अगर आपको और भी कुछ डाउट्स हैं मीडियम या कुछ और, तो आप जो कमेंट बॉक्स में आप डाउट्स पूछ सकते हैं, आपकी क्वेरीज डाल सकते हैं उसमें, उसको मैं डेफिनेटली आंसर करूँगा। अब बात करते हैं कि कोचिंग जैसे मैंने अपने पहले के वीडियो में भी बताया और अब भी मैं बता रहा हूँ कि कोचिंग जो है सैक्रोसेंट नहीं है, बहुत ज़रूरी, अनिवार्य नहीं है। अगर आप किसी जॉब में हैं, किसी सर्विस में हैं या किसी ऐसी जगह है जहाँ पे आप कोचिंग नहीं कर सकते हैं आर्थिक रूप से, या फिर
समय के रूप से आपके पास समय नहीं है इतना, या इस चीज़ के लिए आप समय नहीं निकाल पा रहे, तो मुझे लगता है बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़ आपको 100% लगाना चाहिए। हो सकता है कि आपको ऐसे एग्जाम्पल मिले जिसमें बिना टेस्ट सीरीज़ के भी अच्छी रैंक लेके आए हैं, लेकिन वो एक्सेप्शंस है। और उनका खुद, जैसे एक दो मेरे मित्रों से बात हुई, उनका बोलना था कि अगर मैं टेस्ट सीरीज़ लगाता तो हो सकता है मेरी रैंक और इम्प्रूव हो सकती थी। तो टेस्ट सीरीज़, जो मेंस की टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रेगुलर कोचिंग भले ही ना करो, लेकिन किसी भी जगह से, जैसे मैं भाटिया आश्रम की जोधपुर ब्रांच से मैं जुड़ा हुआ था और वहाँ की टेस्ट सीरीज मैंने ली थी। तो इसी तरीके से आपको जो भी सुलभ लगे, जो अच्छा लगे, वो ले सकते हो। भाटिया आश्रम या स्प्रिंग बोर्ड या जो भी ठीक लगे, मुझे भाटिया आश्रम का अच्छा लगा तो मैंने उनका टेस्ट सीरीज लिया था। तो कोचिंग के बारे में हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस चाहे प्री का हो या मेंस का हो, एक आरएस एस्पिरेंट के लिए सिलेबस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इतना इम्पोर्टेंट है कि मुझे लगता है कि सिलेबस का तो आप अभी प्रिंट निकलवा लीजिए, प्री का भी और मेंस का भी। मेंस का सिलेबस चेंज होने के फ़िलहाल वैसी कोई संभावना नहीं है, तो आप इसका प्रिंट निकलवा लीजिए। और जहाँ आपका स्टडी रूम है वहाँ पे वो प्रिंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रिंट चारों तरफ लगवा लीजिए। साथ ही अपने मोबाइल में भी सबसे जो भी सबसे इजीली एक्सेसिबल फाइल हो, इमेजेज हो, उसमें भी आप सिलेबस की कॉपी ज़रूर रखा कीजिए। सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस एक आपके लिए कंपास का काम करेगा, जो आपको बिल्कुल सही डायरेक्शन में लेके जाएगा। सिलेबस से आपको बहुत ज़्यादा डेविएट नहीं होना है। सिलेबस हमेशा आपकी टेबल पे होना चाहिए, आपकी दीवारों पे होना चाहिए, आपके मोबाइल पे होना चाहिए, आपको कंठस्थ होना चाहिए, प्री का भी और मेंस का भी। मेंस में तो सिलेबस का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। तो सिलेबस, मुझे आशा है कि सिलेबस आपने कंठस्थ कर लिया है, नहीं किया तो आप कर लीजिए। और साथ ही इसका प्रिंट आउट जो सिलेबस का, आप वो निकाल लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं नोट्स मेकिंग की। नोट्स मेकिंग के लिए कुछ, मेरे हिसाब से इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। कि नोट्स, पहली चीज़ तो है कि बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। मेरे हिसाब से, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि नोट्स आपको बनाने चाहिए। नोट्स बनाने का बहुत फ़ायदा है, क्योंकि आपको पता है कि सिलेबस क्या है। और अगर आप 2016 और 18 के क्वेश्चन पेपर आपने देखे होंगे तो आपको इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया लग गया होगा कि सिलेबस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। जो क्वेश्चंस आते हैं लगभग सिलेबस के आसपास ही कवर होते हैं। तो अगर मान लो कोई भी एक टॉपिक है, उस पर आपने कम से कम 100-120 वर्ड्स आपने लिख रखे हैं, तो आपको उस क्वेश्चन के आसपास जो भी क्वेश्चन आएंगे या डायरेक्ट भी आएंगे, तो आपकी जो सक्सेस प्रोबेबिलिटी है उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मेरे हिसाब से नोट्स आपको बनाने चाहिए। और नोट्स जब बनाने की बात होती है तो जनरली एक तो कुछ ऐसी बुक्स होती है जिसमें आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे पॉलिटी या लक्ष्मीकांत है, तो उसमें कुछ नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज़ मेरा ये मानना है कि नोट्स जो है, पहले आपको डिटेल्ड नोट्स बनाने चाहिए। डिटेल्ड नोट्स का मतलब ये नहीं कि आपकी पूरी बुक छाप दो। डिटेल्ड नोट्स का मतलब ये है कि जैसे कोई टॉपिक है या कोई, जैसे आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मान लो 10 किताबों में वो बिखरा हुआ है। जो आपके 26 टॉपिक्स है वो लगभग 10 किताबों में है। तो वो जितनी भी आपका मटेरियल है जो आपको पढ़ना है, आपको रेलिवेंट लगा है, उसको आप एक जगह पे लीजिए। वो चाहे सॉफ्ट में ले लीजिए, हार्ड में, तो मैं हार्ड में प्रेफर करता हूँ, सॉफ्ट में नहीं करता हूँ। तो हार्ड कॉपी में आप उसको एक जगह पे इकट्ठा कीजिए। उसके बाद उसको आप रीड कीजिए 2 बार 3 बार, हर रीडिंग के साथ हाईलाइट लगाते जाइए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। जो कंसेप्चुअल होता है, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, वो आपको बाद में पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और बाकी जो चीज़ें आप हाईलाइट कर लीजिए और फिर उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, सिनॉप्सिस बनाइए, जो बिल्कुल पॉइंट फॉर्मेट में होते हैं। और जैसे आप उनको देखते हो, चीज़ें आपको बिल्कुल पूरी रिवाइज हो जाती है। तो मेरे हिसाब से नोट्स बनाने चाहिए। और नोट्स मेकिंग के बारे में हम और भी इसके डिटेल में बात करेंगे आगे।
अगले वीडियो में या फिर जो भी नीचे कमेंट बॉक्स में जो कमेंट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। मेंस के लिए बुक लिस्ट काफ़ी समय से इसकी मांग थी और काफ़ी इसके बारे में पूछा जा रहा था कि कौन सी बुक्स रेफ़र की जानी चाहिए, नहीं की जानी चाहिए। देखो, बुक लिस्ट शेयर करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि मेंस में कई बार एक टॉपिक के लिए हमें 3-4 बुक्स पढ़नी पड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी बुक लिस्ट आपको बताई गई है वो आप पूरी की पूरी पढ़ लीजिए। हो सकता है 2-3 बुक्स आपको पढ़नी भी पड़े, लेकिन मैक्सिमम बुक्स जो होती है वो इसलिए होती है कि आप पर्टिकुलर टॉपिक को बस आपने कवर कर लिया और उसको आपने साइड में रख लिया। कुछ रेफरेंस के लिए होती है कुछ बुक्स, तो उस चीज़ को समझना है। आपको बुक्स कवर नहीं करना है। जो गोल्डन टिप जो है वो यही है कि आपको बुक्स कवर नहीं करनी, आपको टॉपिक्स कवर करने हैं। सिलेबस में आप टॉपिक देख लीजिए और जो टॉपिक आपको दे रखा है, जब आपको लगता है कि मैं सेटिस्फाई हूँ इस टॉपिक पे, इस टॉपिक के आसपास या इस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं उसको अच्छे से कर लूँगा, तो उस केस में फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी बुक लिस्ट जो पेपर 1 की हम बात करते हैं कि पेपर 1 में कौन कौन सी बुक्स रेफ़र करनी चाहिए। चूँकि पेपर 1 के अंदर आपको पता है एक तो इतिहास है, विश्व, भारत और राजस्थान का, अर्थव्यवस्था है विश्व, भारत और राजस्थान की, और एडिट पोर्शन जो हम बोलते हैं कि स्मॉल सब्जेक्ट, छोटे विषय जिसमें समाजशास्त्र, अंकेक्षण जो अकाउंटिंग वाला है, और एक मैनेजमेंट प्रबंधन। तो मेरी जो स्ट्रेटजी पेपर 1 के लिए ये रही थी, क्योंकि हिस्ट्री मेरी बहुत अच्छी नहीं रही है शुरू से, और मैंने इसका जो पिछले साल के भी जो क्वेश्चन पेपर वगैरह से एनालिसिस करके ये मैं चीज़ समझ गया था कि जनरली 75 मार्क्स का हिस्ट्री होता है और 65 के अराउंड जो है आपका आपका इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था, और तीसरा जो छोटे सब्जेक्ट है वो होते हैं। अब अर्थव्यवस्था और जो छोटे सब्जेक्ट है उनमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, लेकिन हिस्ट्री में क्या होता है, कई बार आप बहुत कोशिश करते हो, उसके बावजूद जो टाइम कॉस्ट बेनिफिट है वो उतना अच्छा नहीं है। तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है कि एक्सक्यूज़ मी, तो मेरी स्ट्रेटजी ये रही कि पेपर 1 के लिए मैंने पूरा जोर जो है इकोनॉमी और जो छोटे सब्जेक्ट है उस पर दिया, क्योंकि मेरा ये मानना रहा है कि जो स्ट्राइक रेट है उन दोनों सब्जेक्ट्स में, उन दोनों टॉपिक्स में अच्छी है। और हिस्ट्री चूँकि एक तो इतना डाइवर्स टॉपिक्स है, इतना डाइवर्स इसकी बुक लिस्ट है कि हम कई बार कवर करके भी जाते हैं, उसके बावजूद हमें लगता है कि ये चीज़ें हमसे क्वेश्चन हमसे अटेंड नहीं हो पा रहे हैं। जैसे मैंने देखा था हिस्ट्री में, जब मैंने सबसे पहला जब खोला था ये क्वेश्चन पेपर RS पेपर 1 इतिहास का, जो पहले 3 क्वेश्चन मेरे को आ ही नहीं रहे थे, जिसमें जैसे अर्जुन की तपस्या उस प्रतिमा के बारे में था, विश्व वल्लभ ग्रंथ था जो कहीं मैंने पढ़ा ही नहीं था उसका। तो हिस्ट्री का इस तरीके से रहता है, तो मैंने ये स्ट्रेटजी अपनाई थी और मेरी स्ट्रेटजी फ़ायदेमंद रही, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है उसमें आपको फिक्स है कि 20-25 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो राजस्थान हिस्ट्री से आने ही है, वो आराम से कवर हो सकते हैं, 1-2 बुक्स पढ़ के कवर हो सकते हैं। उसके बाद 20 से लेकर 25 मार्क्स के जो है आपके अराउंड वर्ल्ड हिस्ट्री है, जिसमें सिर्फ 1 या 2 बुक्स पढ़ने की जरूरत है, तो 40 नंबर का आपका वैसा कवर हो ही रहा है। उसके बाद 35 नंबर बचता है, 30-35, उसमें भी अगर आप 1-2 बुक लिस्ट करोगे तो लगभग आप जो बड़े वाले क्वेश्चन हैं 100 वर्ड्स के 10 नंबर के और 5 नंबर वाले, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। 2-2 नंबर के लिए मुझे लगता है 10 बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरा ये स्ट्रेटजी रहा है। बाकी बुक लिस्ट की अगर बात करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री की हम बात करते हैं, जिसमें से 20 से 22 नंबर के क्वेश्चंस हर बार आते हैं। उसमें ये रहता है कि एक जैसे 2 नंबर का आ गया, एक 5 नंबर का आ गया, एक 10 नंबर का आ गया, इससे 17 से लेकर 20 नंबर के आते हैं इसमें से। तो इसके लिए आपको
बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में आधुनिक विश्व का इतिहास जो आशीर्वाद पब्लिकेशन की आती है, NC विश्नोई जी के द्वारा लिखी गई है, बहुत शानदार बुक्स है आधुनिक विश्व के इतिहास के लिए। मुझे लगता है इसके अलावा आपको किसी कोचिंग सेंटर के नोट्स या कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इससे लगभग चीज़ें 99.9% कवर हो जाएगी। राजस्थान हिस्ट्री की बात करते हैं, मैंने प्रीलिम्स के वीडियो में भी बताया था, अब भी मैं बता रहा हूँ। राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक आती है, हुकमचंद जैन और मालिन की ये बुक आती है। बहुत शानदार बुक्स है, मेंस के अकॉर्डिंग ही लगभग लिखी गई है, आप उस बुक्स को पक्का रेफ़र करना। राजस्थान RBSc की सामान्य अध्ययन भाग 1 से 4 जो कि सॉफ्ट में भी आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप कहीं पे भी मिल जाएगी और हार्ड में भी अवेलेबल है, तो उसमें आपको पूरा बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हिस्ट्री वाला जो राजस्थान हिस्ट्री का पोर्शन है आप उसको एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो मेंस के अकॉर्डिंग उसकी जो लैंग्वेज है, जो उसके कीवर्ड्स है वो बहुत अच्छे हैं उसके अंदर, और बहुत ही मतलब 30-35 पेज में लगभग आपका राजस्थान हिस्ट्री काफ़ी कवर हो जाएगा। उसका लक्ष्य आपको पढ़ना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ओनली टॉपिक नंबर आपका 2 आपका जो टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 4 और 5, बस आपको इनके लिए रेफ़र करने की आवश्यकता पड़ेगी। अदरवाइज़ राजस्थान हिस्ट्री आपका एक तो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी वाली बुक, RBSc के सामान्य अध्ययन भाग 1 से 4 और लक्ष्य का जो एकीकरण वाला जैसे टॉपिक है 1-2, तो उससे वो चीज़ कवर हो जाएगी। पूरा लक्ष्य पार्ट 2 आपको नहीं पढ़ना है, पार्ट 2 में से बस जो एक तो एकीकरण और 1-2 जैसे टॉपिक नंबर 2, 4 और 5 बस देखने उसमें से, और हो सके तो अगर स्प्रिंग बोर्ड के अगर नोट्स मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई अनिवार्य नहीं है। इंडियन हिस्ट्री को मुझे लगा कि इंडियन हिस्ट्री की जो बुक लिस्ट है वो काफ़ी वाइड है, और मैं लास्ट मोमेंट तक कॉन्फिडेंट नहीं था कि मेरा इंडियन हिस्ट्री कवर हो गया है, लेकिन फिर भी जो मैंने जिन बुक से कवर किया है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं वो मैं अटेंड नहीं कर पाया था, बाकी लगभग 10 नंबर वाले और 5 नंबर वाले जो भी थे क्वेश्चंस वो इस बुक लिस्ट से कवर हो गए थे। और आप खुद भी ये जो भी बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ चारों पेपर्स में, तो आप ये बुक्स और जो क्वेश्चन पेपर है वो निकाल के रखिएगा और देखिएगा भी कि कौन सा क्वेश्चन है वो किस तरीके से और किस बुक से कवर हो रहा है, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि चीज़ों को किस तरीके से कवर करना है। तो इंडियन हिस्ट्री में एक जो स्पेक्ट्रम आता है, आपको पता है कि UPSC की जो भी तैयारी करते हैं वो आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की बुक आती है, उसमें से मैंने उसको बुक को नहीं पढ़ा था, मैंने जो सारांश आता है हर चैप्टर के पीछे जो 3-4 पेज का सारांश रहता था मैंने उसको कवर किया था एक ब्रॉड व्यू बनाने के लिए। एक RBSc की 11th और 12th में जो सिलेबस के अकॉर्डिंग रेलिवेंट टॉपिक थे वो मैंने कवर किए थे। एक यूनिक पब्लिकेशन आशीर्वाद पब्लिकेशन का एक आता है भारतीय इतिहास और संस्कृति, एक उस बुक को मैंने कवर किया था। किरण पब्लिकेशन को भी मैंने रेफ़र किया था बुक को, टॉपिक जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना हो सकता था। और एक नितिन सिंघानिया की भारतीय कला और संस्कृति है, उसको भी मैंने जो टॉपिक नंबर 1 आर्ट और कल्चर है उसके लिए मैंने देखा था। लेकिन मैं फिर अब भी कहूँगा कि मैंने सभी बुक्स को पूरा नहीं पढ़ा था, स्पेशली इंडियन हिस्ट्री वाला। इसके अंदर मैंने सेलेक्टेड जो सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर हो सकता है या सिलेबस में है, मैंने उन्हीं चीज़ों को रेफ़र किया था। इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी में 2 चीज़ें हैं, एक आपकी स्टैटिक पोर्शन है जिनको हम बोलते हैं कंसेप्ट्स, और दूसरा होता है करंट, कि भाई करंट में क्या चल रहा है। तो वैसे तो इकोनॉमी पूरा करंट ही है, लेकिन आप जैसे 2018 का देखोगे तो आपको लगेगा कि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी थे जिसमें कंसेप्ट्स की डिमांड भी थी। जैसे FDI है, अगर आपको ये नहीं पता होगा कि FDI क्या चीज़ है, कहाँ से आई है, इसका क्या कंसेप्ट है, तो आप उसका क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी होनी चाहिए आपके पास और करंट का भी होना चाहिए। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए जैसे इंडियन इकोनॉमी के लिए अगर बात की जाए तो रमेश सिंह इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक। उसके बाद रमेश सिंह में आपको सिर्फ सिलेबस के हिसाब से जो चीज़ आपको समझ में नहीं आया वो करना है। बाकी रमेश सिंह अगर वैसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा उसकी यूटिलिटी नहीं है, क्योंकि इससे अच्छे ऑप्शंस भी हमारे पास है। तो करंट के लिए आप विजन IAS 365 जो आता है PT 365
उसमें एक आप इकॉनमी वाला पोर्शन कवर कर लीजिए, इंडिया और वर्ल्ड की इकॉनमी वहाँ से कवर हो जाएगी। राजस्थान वाले और बाकी दोनों पोर्शन के लिए भी आरबीडी की लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की बुक आती है, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखी गई है। बहुत सारे फर्दर मटेरियल आपको मिल जाएंगे, कीवर्ड्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे। रमेश सिंह की बहुत सेलेक्टिव स्टडी आपको करनी है, पूरा बुक आपको नहीं पढ़ना है। और अभी जब हमने मेंस, जब बहुत कम समय बच गया था, उस समय बुक आई थी गंगा सिंह जी राजपुरोहित की बुक आई थी, जिसमें तीनों पोर्शंस दे रखे हैं और बहुत शानदार बुक है वो। और मैं तो यही कह रहा हूँ कि अगर आपको अर्थव्यवस्था शुरू करनी है तो सबसे पहले आप गंगा सिंह जी की जो बुक है आप वहाँ से शुरू कीजिए, वहाँ से आप अर्थव्यवस्था कवर करना शुरू कीजिए, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करके रखा है। और राजस्थान इकॉनमी के लिए आपको इकोनॉमिक सर्वे, जो राजस्थान सरकार का पूरा सर्वे है, यहाँ स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो ओरिजिनल सर्वे हैं, जो भी आपकी मीडियम है उस मीडियम आप लीजिए, उसको अच्छे से पढ़िए और उसमें से आप नोट्स बना लीजिए सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल चीज़ रहेगी, क्योंकि 2018 में इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन आए थे। उसके बाद जो एडेड वाला पोर्शन है समाजशास्त्र, प्रबंधन और अकाउंट और ऑडिटिंग, इसके लिए मैं यही कहूँगा यूनिक पब्लिकेशन और आरबीडी पब्लिकेशन की बुक्स आर की है, ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में, आप वो देखिए। इसके अलावा जैसे एनसीईआरटी, क्योंकि ये तीनों जो है वो एनसीईआरटी, चाहे वो जैसे अकाउंटिंग वाला तो आपको एनसीईआरटी में अकाउंटेंसी की बुक मिलेगी, मैनेजमेंट वाला आपको मिल जाएगा, सोशियोलॉजी आपको मिल जाएगा। तो एनसीईआरटी में जो सिलेबस में पॉइंट्स है जितने भी है, आपको एनसीईआरटी जरूर रेफ़र करनी है, क्योंकि एनसीईआरटी आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी देगी और बाकी मटेरियल आपको दोनों से मिल जाएगा। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि यूनिक और आरबीडी दोनों सफिशिएंट नहीं है कि आपके सभी पॉइंट्स अच्छे से कवर हो जाए। आपको एनसीईआरटी रेफ़र करना पड़ेगा और हो सकता है कुछ टॉपिक्स जो है आपको इंटरनेट से भी देखने पड़े। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपका जो इन तीनों पोर्शन में जो भी टॉपिक्स दे रखे, एक बार आप इंटरनेट पर ज़रूर सर्च कर लीजिएगा, ताकि आपको एक बैकग्राउंड मिल जाए, आपको थोड़े कंसेप्ट मिल जाए। तो ये पेपर 1 का हो गया। अब बात करते हैं पेपर 2 की बुक लिस्ट। पेपर 2 की बुक लिस्ट में हम बात करते हैं प्रशासकीय नीतिशास्त्र, जो लगभग 60 से 65 नंबर का मार्क्स का आता है। तो उसके लिए चूँकि एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, आपको पता है कि यूपीएससी में भी पेपर 4 जो होता है वो एथिक्स का होता है, नीतिशास्त्र का होता है। तो एक तो यूपीएससी वाली भी आपको काफ़ी सारे नोट्स, बुक लिस्ट वगैरह वैसे मिल जाएगी। जो मैंने रेफ़र की थी, ये तो आरबीडी पब्लिकेशन की विकास पुरोहित जी की बुक है, एक मैंने वो रेफ़र की थी। राजकुमार कसवा जी की छोटी सी बुक आती है प्रशासकीय नीतिशास्त्र की, एक वो। और जो इन दोनों में कवर नहीं हुआ उसके लिए मैंने सुनील अग्रहरि की नीतिशास्त्र के नाम से ही बुक आती है आरओई पब्लिकेशन की, जो यूपीएससी के लिए आती है, लेकिन उसमें आपको अच्छा मटेरियल मिल जाएगा। और इसके बाद जो चीज़ें छूट जाती है वो पुष्पा मैम के यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल है, उसमें लगभग पूरा टॉपिक, पूरा सिलेबस कवर हो रखा है। हालांकि मैं उनको पूरा नहीं देख पाया, सुन नहीं पाया था, क्योंकि जब मुझे इसका पता चला था उस समय काफ़ी देर हो चुकी थी, लगभग 20-25 दिन ही बचे थे। लेकिन जो भी मैंने 1-2 वीडियोस देखे मुझे काफ़ी यूज़फुल लगे। तो आप लोग अगर शुरुआत कर ही रहे हो तो इन सोर्सेज से आप शुरू कर सकते हो। सीक्वेंस ये रह सकता है कि आरबीडी और कसवा जी, उसके साथ साथ पुष्पा जी के वीडियो चलने दो, और उसके बाद अगर कुछ गैप बचता तो आप सुनील अग्रवाल जी की जो बुक जो है ये आरओई पब्लिकेशन, वो बुक आप रेफ़र कर सकते हो। मैं यही कहूँगा प्रशासकीय नीतिशास्त्र के आप पक्के नोट्स बनाना, क्योंकि इसमें स्कोप, बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं रहता है। जनरली इसमें यही होता है कि या तो आप उसकी डेफिनेशन आपसे पूछ लेते हैं, या इससे ये पूछ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है, उसकी क्या प्रासंगिकता है, यहाँ से क्या एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस ही आते हैं। तो इसके आप अच्छे से आप तैयार कर सकते हो इसको। बात करते हैं जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लगभग 75 मार्क्स के आसपास का आता है, और ये मैं ये कह रहा हूँ कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है पेपर 2 के अंदर। आपका अप्स एंड डाउन्स जो पेपर 2 का करता है वो ये पोर्शन करता है, क्योंकि इसमें कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छी लीड लेते हैं और कुछ बहुत पिछड़ भी जाते हैं। और साइंस और टेक्नोलॉजी ऐसा है कि काफ़ी डाइवर्स टॉपिक्स है, लगभग 20 से ज़्यादा टॉपिक्स इसके अंदर है। तो कोई एक बुक से ये कवर हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो सभी बेस्ट, अगर हम मार्केट में अवेलेबल बुक्स की बात करें तो सबसे बेस्ट बुक आज के समय है वो निर्माण आईएएस की है, जो संजय गुप्ता जी ने लिखी है। बहुत शानदार बुक है, तो आप शुरुआत वहाँ से कीजिए। साथ ही एनसीईआरटी क्लास 6 से 10 और आरबीएसई की जो क्लास 9 और 10 की साइंस की बुक है, एक बार ज़रूर देखिएगा। लास्ट टाइम एक आया था खाद्य परिरक्षण के सिद्धांत, जो प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, और ये क्लास 8 की एनसीईआरटी से आया था 10 नंबर का, और ये बाकी किसी भी गाइड में या किसी जगह पे नहीं था। तो मुझे लगता है एनसीईआरटी और आरबीएसई आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी ला के देंगे आपको,
और साथ ही इस तरह के अगर क्वेश्चन इधर उधर आ भी जाते हैं तो वो आपके इससे कवर हो जाएंगे। साथ ही जो मैंने प्रीलिम्स में बताई थी अरिहंत की सामान्य विज्ञान एनसाइक्लोपीडिया, उसको भी देखना है आपको। और जो टेक्नोलॉजी वाले टॉपिक्स है वो आपको यहाँ तो विवास या स्पेक्ट्रम या दोनों खरीद सकते हो तो और भी अच्छी बात है। अदरवाइज़ कोई एक बुक ले लीजिए, इसमें आपके जो लेटेस्ट जो एडिशन है आप वो खरीदिएगा, चाहे विवास का मिल जाए स्पेक्ट्रम का मिल जाएगा। उससे टेक्नोलॉजी वाले जो टॉपिक्स है वो आप एक बार इन दोनों में से ज़रूर देखिएगा। इसके बाद परीक्षा वाणी की एक बुक आती है एनवायरनमेंट की, जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी के नाम से आती है, जो मैंने प्रीलिम्स में बताई। उसमें भी आपके कुछ जो पर्यावरण प्रदूषण और वैसे टॉपिक्स है 2-3 वो आपके इस बुक से कवर होंगे, काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएंगे। और उसके अलावा जो भी आपके टॉपिक्स बच जाते हैं, आपको लग रहा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, चीज़ें छूट गई है, उसके लिए इंटरनेट जिंदाबाद। पार्ट सी पेपर 2 में जियोग्राफी के लिए मेरी तरफ से सजेशंस रहेंगे। आप आरबीएससी की 11th और 12th की जियोग्राफी की बुक ज़रूर रेफ़र कीजिएगा, जो नई वाली है। बहुत शानदार तरीके से लिखा गया है और बहुत कम पेज में आपके टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएंगे और क्वेश्चंस लगभग उसी में से आ जाते हैं। महेश बनवाल कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए, चीज़ों को और अच्छे से समझने के लिए। एनसीईआरटी में कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, जैसे मानसून वाला टॉपिक हो गया, पर्यावरण वाला हो गया इंडिया का, तो वो आपको एनसीईआरटी से ही मिलेगा। उसके अलावा आरबीडी की जो लास्ट में जब मेंस से कुछ समय पहले आरबीडी की भी ये बुक निकली थी ज्योग्राफी पे भी, वो भी अच्छी है, उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। राजस्थान जियोग्राफी के लिए हरिमोहन सक्सेना की राजस्थान हिंदीरंध अकादमी की बुक आती है, मुझे लगता है कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक। और जियोग्राफी में आपको अगर आपके पास समय है और आपको लगता है कि ये बुक्स पढ़ने के बाद भी आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो राजतनील सोलंकी मैम जो मुन्नाल के प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे उनके वीडियोस अवेलेबल है, आप वो देख लीजिएगा। उनको देखने के बाद तो आपका जियोग्राफी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको कंसेप्चुअल डाउट्स बिल्कुल नहीं रहेंगे। बाकी जियोग्राफी के बारे में क्या अप्रोच होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए वो हम अलग से विस्तार में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए, किस तरीके से सब्जेक्ट को कवर करना चाहिए। तो अभी बुक लिस्ट की बात हो रही है, तो बुक लिस्ट इसी सीरीज़ में हम पेपर 3 के लिए बुक लिस्ट की बात करते हैं। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत वन स्टॉप सॉल्यूशन है, लेकिन वो एक चीज़ कवर करनी है जो आपके मेंस के सिलेबस में दे रखी है। आरबीडी की राम नारायण सोहता की बहुत शानदार बुक है, चाहे वो इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान, जो पॉलिटी वाला पोर्शन पूरा आपका इस बुक से बहुत अच्छे से कवर हो रहा है। करंट पोर्शन के लिए मैंने इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी को रेफ़र किया था, जो बहुत छोटी बुक आती है, 30-35 पेज होते हैं, पर मंथ आती है। और चूँकि मैं दृष्टि भी खरीदी थी लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया था और मुझे लगता समय अभाव हमेशा रहता है। और करंट का चूँकि पॉलिटी में सिर्फ 1 या 2 टॉपिक है जहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत रहे, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा स्कोप करंट का है नहीं, ओनली पेपर 3 में है। अदरवाइज़ पेपर 1 में इकोनॉमी को छोड़ दिया जाए और पेपर 3 में पॉलिटी को छोड़ दिया जाए तो कहीं भी स्कोप है ही नहीं करंट का। तो इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी थी छोटा मोटा कवर कर लेता है, बाकी एग्ज़ाम से 1 महीने पहले नोट्स भी आ जाता है करंट के, तो उससे भी चीज़ें कवर हो जाती है। और आरबीडी पब्लिकेशन या 1-2 पब्लिकेशन के और भी करंट के अच्छे नोट्स आ जाते हैं। तो मुझे लगता है दृष्टि या कुछ और अच्छे से आपको ऐसी कोई स्पेशल बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और करंट के लिए पीटी 365 जो विजन आईएएस की आती है, बहुत शानदार बुक है। आईआर वाला पोर्शन मैं मेंस वाला नहीं बोलूँगा कि आप उसको रेफ़र कीजिए, बिकॉज उसमें एक तो आपको टाइम बहुत लगेगा और दूसरा उसकी आवश्यकता भी नहीं है। उसके अलावा पॉलिटी के इस चूँकि ये बहुत डाइवर्स टॉपिक है और काफ़ी सारे सोर्सेज है इसमें, तो कोई भी आपका मित्र जो अच्छे नोट्स बनाता है या आपको लगता है किसी और कोचिंग सेंटर के अच्छे नोट्स मिल जाते हैं, तो मुझे लगता है एक बार रीडिंग करने में कोई हर्ज नहीं है। पबमेड, मुझे लगता है कि पबमेड के लिए आप ये 2 बुक्स अगर आप अच्छे से कवर करते हो तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आप अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। एक तो राजकुमार कसवा जी की जो बुक आती है प्रशासन और प्रबंधन आरआरपी पब्लिकेशन की, और दूसरी आरबीएससी की क्लास 11 की पबमेडम लोक प्रशासन की बुक आती है। मुझे लगता है ये 2 बुक्स जो है मोर देन सफिशिएंट है, ज़्यादा बुक्स के चक्कर में नहीं पढ़ना। इन्हीं 2 बुक्स को आप अपने टेबल पर रखिए और जितनी बार रिवीजन कर सकते हैं करिए, इससे शॉर्ट नोट्स बनाइए और इसी को अपना फाइनल जो है पबमेड के लिए सोर्स मान के चलिए। स्मॉल सब्जेक्ट्स, देखो खेल और योग पहली बार ऐड हुआ था और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्वेश्चन बड़े सिंपल होंगे, लेकिन क्वेश्चन सिंपल नहीं आए थे, ट्रिकी क्वेश्चंस आए थे इसमें। स्पेशली जो 50 वर्ड्स का एक क्वेश्चन आया था टेबल टेनिस एकेडमी पे, वो लगभग मुझे नहीं लगता किसी ने भी अटेम्प्ट किया होगा। तो कई बार ऐसा होता है
कि आप बहुत अच्छे से तैयार करके जाते हो, लेकिन उसके बावजूद क्वेश्चंस आपके आशानुरूप नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कोशिश करनी चाहिए कि ये एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आप बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो। खेल और योग टफ भी नहीं है, और चीज़ें हमारी जो हमारी दैनंदिन डे टू डे लाइफ है उससे जुड़ी भी रहती है। इसमें एक तो आरबीडी की बुक आती है, एक निर्माण की आती है, निर्माण पब्लिकेशन की। तो दो ये आपके मेन सोर्स रहने चाहिए। उसके अलावा इंटरनेट पे आपको सर्च करना चाहिए। बाकी जो करंट की बुक्स आती है जैसे इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी वगैरह, करंट की जो खेल खिलाड़ी जो भी आपके चर्चा में रहे हैं उनको भी आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए अपने नोट्स में, उसको ऐड करते जाइए। और बाकी स्प्रिंग बोर्ड या इस तरह के भी अगर आपको नोट्स मिल जाए तो वो आपको एक बार रीडिंग कर लेनी चाहिए। देखो एक चीज़ मैं यह बोलूँगा कि एज ए एस्पिरेंट आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर एक गुण होना चाहिए कि आप कई जगह से मटेरियल कलेक्ट करो और उसको छांटो, और जो चीज़ आपको ठीक लगे उसको अपने नोट्स में या अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए। क्योंकि कोई भी सोर्स जो है मेंस के लिए 100% गारंटी नहीं है कि इस सोर्स से ही सभी क्वेश्चन आ जाएंगे। आपके डाइवर्स होने चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप 10 बुक्स पढ़ रहे हो, उसी को पूरा समय उसी में लगा दिया। आपकी सेलेक्टिव स्टडी होनी चाहिए, डाइवर्सिटी आपके सोर्सेज में होनी चाहिए, लेकिन सेलेक्टिविटी होना भी बहुत ज़रूरी है कि क्या पढ़ना और क्या छोड़ना, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ जनरली आइडिया लग जाता है जब आप इसमें आप तैयारी करोगे, टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन करोगे, टेस्ट लिखोगे तो आपको आइडिया लगता जाएगा इसके बारे में। बाकी बिहेवियर के लिए मुझे लगता है आपकी जो शुरुआत है वो एनसीईआरटी से करनी चाहिए। 11वीं और 12वीं की जो बुक्स हैं मनोविज्ञान की, साइकोलॉजी की, वहाँ से आपको शुरुआत करनी चाहिए। और उसके बाद जो चीज़ें बच जाती है उसके लिए आरबीडी की 2 बुक्स आती है, एक शिवानी बोजक की आती है और एक राजकुमार कसवाजी की आती है। उसको भी आप एक बार ज़रूर रेफ़र कर लीजिएगा। लॉ के लिए मैं लॉ के बारे में यही कहूँगा कि ये वन ऑफ दी मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, और मुझे तो पूरी आरएस की तैयारी में अगर मुझे पूछा जाए कि सबसे टफ चीज़ क्या लगी तो ये लॉ वाला पोर्शन मुझे लगा। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो बिल्कुल ऐसे आते हैं कि इसकी नज़र में जैसे स्वामित्व है तो ऑस्टिन की क्या डेफिनेशन है, तो उसमें आप, या फिर आरटीआई में जो आपको पर्टिकुलर वर्ड पूछ लिया कि थर्ड पार्टी क्या है, या फिर जो टेनेंसी एक्ट में काश्तकार किया है, तो इसमें आपसे उम्मीद की जाती है कि जो चीज़ वहाँ लिखी हुई है आप उसी को बिल्कुल लिखिए, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो उसमें बेसिकली एक तरह से ये है कि आपको समझ के चीज़ों को रटना है। तो जहाँ रटाफिकेशन होता है वहाँ आपके माइंड पे प्रेशर होता ही है, चीज़ें जो है मेमोरी जब बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है तो प्रेशर बढ़ाती है। तो मुझे लगता है इसको आप शुरू से ही जो है थोड़ा अपने प्रायोरिटी में रखिए। और डिफ़िकल्ट कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको डराना चाहता हूँ, बस सिंपली मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसकी जो नंबर ऑफ़ रिविजन्स है आप ज़्यादा रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, बहुत ज़्यादा गैप मत दीजिएगा इस सब्जेक्ट को कि आपने आप पढ़ लिया और उसके बाद साइड में रख दिया। तो इसके लिए एक तो आरबीटी की बुक्स हैं, और दूसरा इधर उधर के नोट्स भी आपको मिल जाते हैं सॉफ्ट कॉपी में। तो अगर मेरे पास होगा तो मैं उसको कोशिश करूँगा आप लोगों को अवेलेबल करवाने की, या आप तैयारी में आपको मिल ही जाएंगे। क्योंकि मेंस में एक चीज़ ध्यान रखना कि सोर्सेज में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो बुक्स मैं पढ़ रहा हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ तो वो कोई दूसरा ए पढ़ रहा है तो बी नहीं पढ़ रहा है। तो जो सोर्स ए के पास है वो बी के पास भी होंगे, सी के पास भी होंगे और सबके पास होंगे। तो सोर्सेज में कोई वो नहीं है, सोर्सेज लगभग सब बंदों के पास आ ही जाते हैं। अल्टीमेट चीज़ ये होती है आप उसको कैसे पढ़ रहे हो, उसमें से क्या चीज़ निकाल के अपने दिमाग में डाल रहे हो, फिर उसको कैसे आप एग्ज़ाम में प्रेजेंट कर रहे हो, वो चीज़ मैटर करती है। पेपर 4 के लिए बुक लिस्ट। पेपर 4 सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है। क्यों सबसे इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये किंग मेकर है। रैंक डिसाइड करने में, सर्विस डिसाइड करने में पेपर 4 सबसे इम्पोर्टेंट है। इस बार लोग पेपर 4 में 148 तक मार्क्स लेके आए हैं। तो 200 में 148, इसका मतलब है कि पूरा आपका जो है और गेम बदल के रख देगा। एक जिसके 100 मार्क्स का टारगेट लेके चल रहा है, एक जिसके 148 आ रहे हैं। तो 48 मार्क्स मैथ्स में बहुत ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब ये है कि आप 150 तक तो ला सकते हो पेपर 4 में, और बिल्कुल ला सकते हो। अगर आपकी सही स्ट्रेटजी है, सही अप्रोच है, तो आप बिल्कुल ला सकते हो। तो पेपर 4 को बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना है। जनरली होता ये है कि जब हम पेपर 4 की बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि यार ये तो बड़े आसान है, हमने बचपन में देखा है, शुरू से हम पढ़ते आए हैं, तो ये हम कवर कर लेंगे, आराम से कवर कर लेंगे। लेकिन होता ये है कि जो व्याकरण वाला पोर्शन है, कंपोजिशन है, तो इनको टाइम लगता है। ये एक दिन में ये चीज़ें नहीं आती है। जैसे ग्रामर वाला तो मैंने रटाफिकेशन ही है, तो रटाफिकेशन है तो उसको आप जितना रिवाइज करोगे चीज़ें उतनी आपके दिमाग में जाएगी। 2-3 बार रिवाइज करोगे तो जब वहाँ जाओगे तो आपको चीज़ें याद नहीं आ पाएगी, आप चीज़ों का आप लिख नहीं पाओगे, या जैसा आपको प्रेजेंट करना वैसा नहीं कर पाओगे। तो पेपर 4 को तो मैं ये मानता हूँ कि आप उसको डेली अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि अभी प्रीलिम्स की डेट आई नहीं है।
और ये मान के चलने के 3-4 महीने लगेंगे, तो अभी आप बिल्कुल पेपर 4 से ही शुरुआत कीजिए। और जो राइटिंग स्किल है वो एक दिन में डेवलप नहीं होती है कि प्रीलिम्स होगा उसके बाद आप राइटिंग स्किल्स डेवलप करेंगे। स्पेशली मैं लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ पेपर 4 की, तो कैसे अप्रोच रहनी चाहिए वो हम आगे बात करेंगे। मैं जस्ट इसकी सिग्निफिकेंस मैंने आपको बता दी, किसी क्या महत्व है, क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए। सामान्य हिंदी 120 नंबर का ये होता है, और इसके लिए व्याकरण वाले पोर्शन के लिए नवीन हिंदी व्याकरण और राघव प्रकाश सफिशियंट है, 2 बुक्स जो 50 मार्क्स का ग्रामर है। मेरा ये मानना है कि इन दोनों बुक से आराम से कवर हो जाएगा। बाकी सामान्य हिंदी हरदेव बहारी जी की और निबंध माला आर्यन पब्लिकेशन की योगेश चंद जैन के द्वारा लिखी गई है। तो बाकी जो कंपोजिशन वाले पोर्शन है इन 2 बुक से, इन ऊपर वाली बुक से भी कवर होंगे, और नीचे वाले में भी जैसे ट्रांसलेशन वाला पोर्शन है उसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए, तो ऊपर की 2 बुक्स जो है नवीन हिंदी व्याकरण और राघव प्रकाश में आपको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है ट्रांसलेशन वाला, वो आपको सामान्य हिंदी हरदेव बहारी में मिल जाएगी। तो इस तरीके से आपको जुडिशियली जो है इन चीज़ों को यूज़ करना है, सोर्सेज को। जनरल इंग्लिश जो आपकी 80 मार्क्स की होती है, 80 नंबर की होती है, उसमें ग्रामर वाला पोर्शन रहता है लगभग 20 नंबर का। उसके लिए आपको लुसेंट की एक बुक आती है सामान्य जो जनरल इंग्लिश, या फिर आर्यन पब्लिकेशन की आप कोई भी बुक्स लेके आ जाइएगा जो जनरल इंग्लिश की हो, तो इससे आपका ग्रामर कवर हो जाएगा। बाकी प्रोफेसर BK रस्तोगी CBC पब्लिकेशन जो वन ऑफ द मोस्ट शॉर्ट बुक है RAS के लिए, हालांकि जो मैंने ग्रामर वाला पोर्शन बताया वो BK रस्तोगी की बुक में भी है, और आपको उससे भी आप कवर कर सकते हो जो मैंने पहले बताया। उसके अलावा देखो क्या होता है कि इंग्लिश वाले पोर्शन में ऐसा नहीं है कि BK रस्तोगी में से ऐसे आपको उठा के दे देंगे या कोई कॉम्प्रिहेंशन दे देंगे। आपके अंदर एक बेसिक कॉम्प्रिहेंशन होना चाहिए, लैंग्वेज पे पकड़ होनी चाहिए। और मेरा ये मानना रहा है, जो मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द जो राजस्थान जो हमारे इस क्षेत्र के लोग, उनका इंग्लिश कमज़ोर होता है, और इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी डे टू डे लाइफ में इंग्लिश हो रिटर्न वाली, ताकि आपकी ओवर ए टाइम कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हो और इंग्लिश पे पकड़ बने। और मेरा ये मानना है कि इसका सबसे बेस्ट तरीका है, वो कोई गाइड बुक या बुक नहीं है, वो है न्यूज़पेपर। आप इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू जो भी आपको अवेलेबल हो लाइब्रेरी में या सॉफ्ट में मिल जाए, पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम एक तो मेन पेज नंबर जो पहला पेज और दूसरा एडिटोरियल, ये 2 पेज आप जरूर पढ़िएगा। और पढ़ना नहीं, इसको समझना भी है, कैसे सेंटेंस फॉर्म हो रहे हैं, कैसे लैंग्वेज यूज़ की गई है, किस तरीके से विचारों को प्रस्तुत किया गया है। तो ये ओवर ए टाइम जब आप इसको कम से कम 5-6 महीने, क्योंकि अभी 5-6 महीने हो ही जाएंगे जब तक मेंस होगा, तो आपकी इंग्लिश पे बहुत अच्छी पकड़ बनेगी। अदरवाइज़ मैंने खुद ऐसे टॉपर्स को देखा है जिनकी इंग्लिश कमज़ोर होने, सिर्फ इंग्लिश की वजह से वो पिछड़ गए। तो ये चीज़ नहीं करनी है आपको, और इंग्लिश को बिल्कुल आपको तरजीह देनी है, वरीयता देनी है इसको। और जो मैंने आपको बताया है न्यूज़पेपर और बाकी जो सोर्सेज, तो उन पे आपको ध्यान देना है। चाहे प्री हो या मेंस, रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। और रिवीजन मैंने इसलिए ये शब्द यहाँ यूज़ किया है कि आपकी तैयारी का एक इंटीग्रल पार्ट ये रिवीजन होना चाहिए। आपको अपने सोर्सेज या बुक्स उसी हिसाब से पढ़नी है कि आप उसका 3 बार रिवीजन कर सको। अगर आप रिवीजन नहीं कर सकते हो 3 बार, तो खाली पढ़ने से कोई मतलब नहीं, चाहे वो 1 सोर्स हो या 10 सोर्स हो, से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेट चीज़ है वो रिवीजन है। और जब आप रिवीजन करोगे तभी आप अपने विचारों को लयबद्ध तरीके से प्रस्तुत कर पाओगे। जो एक डिज़ायर्ड वहाँ पे एक तरीका है या जो एक आवश्यकता है, उस वे में आप प्रस्तुत कर पाओगे। दूसरा ये है कि आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी लिमिट क्या होनी चाहिए, कहाँ तक आपको बुक्स को पढ़ना है। और नोट्स मेकिंग का यही होता है कि जब आप अभी वैसे आज पहली आप रीडिंग करोगे तो आपको लगेगा ठीक है लैपटॉप से पढ़ लो, मोबाइल से पढ़ लो, क्या फ़र्क पड़ता है, चीज़ें कवर हो रही है। लेकिन एक्चुअल में दिक्कत होती है जब आप रिवीजन करोगे, आपको पता चलेगा आपका एक टॉपिक जो है 5 बुक्स में पढ़ा हुआ है, तो आपको चीज़ों को समेटने में बहुत टाइम लगेगा। तो नोट्स इसलिए बनाने के लिए बोला जाता है कि रिवीजन करने में काफ़ी आसानी रहेगी। और रिवीजन बहुत ज़रूरी है, बिना, क्योंकि आप पेपर 2 में देख लो या पेपर 3 में, लगभग हर पेपर में आपको ऐसे कम से कम 50 से 80 नंबर का आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, जिसमें फैक्ट्स की बहुलता है, प्रधानता है। जैसे जियोग्राफी तो पूरा फैक्चुअली है,
तो वो चीज़ें आपको तभी याद रहेगी जब आप उसको रिवाइज करोगे, उनको बार बार उनका रिवीजन करोगे। अदरवाइज़ आप आंसर वहाँ एग्ज़ाम हॉल में आप चीज़ें याद नहीं कर पाओगे। पहली शिफ्ट होती है उसमें तो फिर भी चीज़ें याद रहती है, पहले जो मॉर्निंग में सेशन रहता है उसमें तो फिर भी चीज़ें याद रहती है, लेकिन जो 2 से 5 वाला सेशन होता है आफ्टरनून, उसमें आप बिल्कुल फिजिकली और मेंटली काफ़ी एग्जॉस्ट हो जाते हो। और अगर आपने पहले से रिवीजन कर रखे हैं तभी वो चीज़ें आप वहाँ पे कुछ परफॉर्म कर पाओगे, अदरवाइज चीज़ें मुश्किल होती है। आंसर राइटिंग बहुत सारे, जैसे मुझे पहले भी क्वेरीज पूछी गई थी कि कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो मैं इस पर अलग से वीडियो बनाने की भी कोशिश करूँगा। बाकी मुझे लगता है कि आंसर राइटिंग का ये अभी सही समय नहीं है। अभी आपका जो टाइम है वो बेसिकली एक तो मेंस का जो कंटेंट कलेक्शन, कंटेंट को कवर करना और फिर प्रीलिम्स, इस पे आपका फोकस होना चाहिए। आंसर राइटिंग के लिए अभी सही समय नहीं है। आप पेपर 4 में हिंदी और इंग्लिश में ज़रूर कंपोजिशन और जो ऐसे है या आपका बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन, उस पर वर्कआउट कर सकते हो। अगर आपके पेपर 4 में आपको लगता है आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, अगर आपको लगता है कि आप सभी पेपर्स में एवरेज हो, अच्छे हो, तो मुझे लगता है कि आपको कंटेंट कलेक्शन पे फोकस करना चाहिए। खासकर पेपर 2 और पेपर 4 को आप अभी कवर कीजिए, और पेपर 1 और 3 को फ़िलहाल के लिए आप छोड़ भी सकते हो, या ये डिसाइड करके कि चलो ये बुक्स मुझे कवर करनी है, यहाँ से पढ़ना है, और वहाँ से आप मटेरियल कलेक्ट कर लो। और उसके बाद जैसे प्री होता है, प्री के बाद आपको रिजल्ट का वेट बिल्कुल भी नहीं करना है। प्री होते ही मैं तो कह रहा हूँ 1 दिन का आप गैप ले लीजिए, उसके तुरंत बाद आप आंसर राइटिंग या फिर मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। और आंसर राइटिंग तभी कीजिए जब आपके पास कंटेंट हो, नॉलेज हो। खाली इस चीज़ के लिए नहीं कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या मैथ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं पहले दिन से ही लग जाऊं, कोई फ़ायदा नहीं होगा उस चीज़ का। आंसर राइटिंग का फ़ायदा तभी है जब आपके पास कंटेंट हो। लेकिन हाँ, जब कंटेंट आपके पास हो जाता है तब आपको डरना नहीं है। कई बार क्या होता है कि जब आप कंटेंट आपके पास होता है तब भी आप सोचते हो कि इस संडे को नहीं अगले संडे को, या इस मंडे को नहीं अगले मंडे को दे दूंगा। वो चीज़ नहीं करनी है। आपने टॉपिक एक बार कवर कर लिया, जो आपको बुक्स बताई गई है, जो सोर्सेज आपने लिस्ट कर रखे, आपने उनको एक बार देख लिया, रिवीजन कर लिया, तो उसके बाद भले ही उसके नोट्स बने हो या ना बने हो, आपको जाके टेस्ट लिखना है। टेस्ट सीरीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और ये आप समझ भी जाओगे जब आप मेंस में बैठोगे तब। तो क्यों करना है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में अच्छे स्कोर लाने इसलिए करना है। कब करना है? फिलहाल दिस इज़ नॉट राइट टाइम। आपको प्री के जस्ट बाद जब आपके पास कंटेंट कलेक्ट हो जाए तब करना है। कैसे करना है उसकी हम आगे बात करेंगे। जब मेंस का डेट आ जाएगा, या उस समय हम इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। आंसर राइटिंग के बारे में अपने खुद की जो मैंने टेस्ट सीरीज़ में जो कॉपीज़ रही है वो मैं अपलोड करूँगा। कोशिश करूँगा आपको दिखाने की किस तरीके से चीज़ें की जा सकती है। मेरा पहले दिन क्या लेवल था, लास्ट दिन मेरा क्या लेवल रहा, और आरपीएससी में मैंने कैसे परफॉर्म किया, तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। अगर मुझे लगा कि थोड़ा जो ऑडियंस है वो रेस्पॉन्सिव है और कुछ रेस्पॉन्स मिल रहा है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। बाकी अगला हमारा पॉइंट है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। किसी भी मेंस में, चाहे वो यूपीएससी का हो या आरपीएससी का हो, उसमें खासकर आरपीएससी में अगर मैं 2016 और 18 का मैंने आपको इसलिए बोला था कि 2016 और 18 में आपने एक चीज़ देखी होगी कि कंसेप्ट बेसिस क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, एनालिसिस बेसिस क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। वो तभी आप सॉल्व कर पाओगे जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो। इवन मेंस के लिए आपका हर टॉपिक में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आरबीडी की जो बुक्स आपको बता दी जाती है उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उनका कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आती। इसलिए बोला जाता है कि आप एनसीईआरटी देखिए, यूट्यूब पे वीडियोस देखिए। वो इसलिए ज़रूरी है कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी, आपका जो एक सबकॉन्शियस या जो एक अनकॉन्शियस माइंड है, उसमें जो चीज़ें दिमाग में बैठाने के लिए ज़रूरी है कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो। कंसेप्ट्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आपको सोर्सेज बता दिए गए हैं। और भी अगर आपको लगता है आप पूछ सकते हैं, हम उसके बारे में और डिस्कस कर लेंगे। बाकी पेपर वाइज क्या अप्रोच रहनी चाहिए? देखो, पेपर वाइज अप्रोच अगर की बात की जाए तो हम सबसे पहले पेपर 1 की बात करते हैं। तो पेपर 1 के लिए जो अप्रोच रहनी चाहिए, जो मैंने एक तो उस समय जब बुक लिस्ट बता रहा था उस समय भी मैंने बताई थी कि पेपर 1 में आपको स्मार्ट थोड़ा प्ले करना है। देखो, एक रणनीति एक बंदा अपनाता है, और रिस्क आपको लाइफ में लेना पड़ता है। उस रिस्क के हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी बनाते हो। वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, फ़ायदेमंद भी हो सकती है, उसका बैकफायर भी हो सकता है।
जैसे मैंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी, उसमें मैंने छोटे सब्जेक्ट और इकोनॉमी को वरीयता दी थी इतिहास पर, और इतिहास में भी मैंने राजस्थान इतिहास और विश्व इतिहास को वरीयता दी थी भारतीय इतिहास पे। तो ये चीज़ आपको भी, ये आप जो भी अपना प्रोज कॉन्स या अपनी जो हम बोल सकते हैं कि अपनी कमजोरियाँ क्या है, अपने मजबूत पक्ष क्या है, उसको समझना है और उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। किसी को भी ब्लाइंडली या फॉलो नहीं करना, अंधभक्ति किसी की नहीं करनी है। और जैसे काफ़ी जगह ये बताया जा रहा था कि आप इतिहास के लिए जो है लक्ष्य पढ़िए, मैंने लक्ष्य में सिर्फ 15 या 20 पेज किए होंगे पूरे मेंस में। तो ये सबकी अपनी अपनी मेरे हिसाब से रणनीति होती है और होनी भी चाहिए। तो पेपर 1 में एक तो आप डिसाइड कीजिए आपकी क्या वरीयता होनी चाहिए। दूसरा आपका इकोनॉमी वाला पोर्शन है, आपका स्टैटिक और करंट दोनों पे आपको फोकस करना है, इग्नोर नहीं करना है। बाकी एडेड पोर्शन का मैंने आपको बता ही दिया है। पेपर 2 के लिए, पेपर 2 बहुत स्कोरिंग है, आपको बिल्कुल नहीं डरना है। आप चाहे आर्ट्स के हो तो भी आपको डरना नहीं है कि मैं आर्ट्स का हूँ तो कैसे कवर करूँगा, या साइंस के हो तो भी आपको इस और कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है कि मैं तो साइंस का हूँ, मैंने बीटेक या बीएससी या बीई कर रखा है तो मैं तो आराम से कर लूँगा। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था वेव प्रोपोगेशन का, और इवन उसमें जो बीटेक कम्युनिकेशन में कर रखे थे वो भी उसका अटैम्प्ट नहीं कर पाए थे। तो और कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है, आपको बिल्कुल ये मान के चलना है कि बाकी पेपर की तरह ये भी पेपर है, लेकिन पेपर 2 इज़ वेरी स्कोरिंग, बहुत स्कोरिंग है। और मुझे तो अब भी लगता है कि पेपर 2 में और अच्छा स्कोर कर सकता था। तो पेपर 2 बिल्कुल आप टाइम कॉस्ट बेनिफिट आपका बहुत शानदार है पेपर 2 और पेपर 4 में कंपेयर टू पेपर 1 और पेपर 3। जैसे मैंने अपनी तैयारी में मैंने 2 पिलर्स बनाए थे पेपर 2 और पेपर 4, और मेरा ये मानना रहा था शुरू से ही, और इवन आपने मेरी मार्कशीट भी देखी होगी, पेपर 2 और पेपर 4 में मैंने काफ़ी फोकस किया था। और शुरू से ही मेरा मानना रहा कि अगर मेरे पास 10 घंटे हैं तो मुझे हिस्ट्री को अगर मैं 2 घंटे दे रहा हूँ तो मेरी वरीयता ये रहती है कि मैं 2.5-3 घंटे साइंस को भी दूँ, क्योंकि जो टाइम कॉस्ट बेनिफिट है वो पेपर 2 और पेपर 4 में बहुत शानदार है। ये आप समय के साथ आपको पता चलता जाएगा। दूसरा, पेपर 2 में कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी की कहीं आवश्यकता है तो पेपर 2 के अंदर है। हर टॉपिक में, हर पॉइंट में आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। उसके बाद प्रैक्टिकल अप्रोच, चाहे वो पेपर 2 में आपका कोई भी आप उठा के देख लीजिए, जियोग्राफी को छोड़ दो, एक तो प्रशासनिक नीति शास्त्र सबसे ज़्यादा, उसके बाद साइंस और टेक्नोलॉजी में आपका प्रैक्टिकल अप्रोच भी आपको लेके चलना है। और जियोग्राफी वाले पोर्शन में रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। आप बाकी सब्जेक्ट के जो रिवीजन करो उससे 3 गुना रिवीजन आप जियोग्राफी में कीजिए। मैप्स बनाना सीखिए, मैप्स की बहुत इंपॉर्टेंट रोल होती है। आगे जब हम पेपर सॉल्व या क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना उस पर बात करेंगे तो हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल आप जब शुरू कर ही रहे हैं तो कोशिश कीजिए, आप चाहे वो नोट्स बना रहे हो या अपने क्वेश्चन का आंसर तैयार कर रहे हो या पढ़ रहे हो, तो मैप्स को आप बिल्कुल बीच में रखिए। हर चीज़ को मैप से पढ़ने और समझने की कोशिश कीजिए जियोग्राफी के अंदर। पेपर 3 काफ़ी डायनेमिक है, काफ़ी बड़ा है, और आपने देखा होगा पेपर 3 जो 2016 और 18 वाला यूपीएससी की तर्ज पे चीज़ें चलती आ रही है, यूपीएससी की तर्ज पे शिफ्ट होता जा रहा है। काफ़ी एनालिसिस बेस पेपर 3 बनाया गया, इसलिए इस बार पेपर 3 में काफ़ी वेरिएशन आपको देखने को मिला और बहुत डायनेमिक है, क्योंकि जैसे लॉ, बिहेवियर जैसे सब्जेक्ट भी आ गए हैं, करंट भी आ गया है इसके अंदर। तो मैंने पर्सनली ये माना है कि चारों पेपर में पेपर 3 को कवर करना सबसे मुश्किल होता है, सबसे टफ होता है, सबसे लेंथी होता है। तो पेपर 3 के बारे में आपकी जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल टू दी पॉइंट होनी चाहिए। जो बुक्स आपको रेफ़र करनी है कोशिश कीजिए आप वहाँ तक ही स्टिक रहिए। बहुत ज़्यादा बुक्स के चक्कर में भी आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि पेपर 3 के लिए आप कितने भी बुक्स पढ़ लो आपको लगेगा यार वो ये सब चीज़ें तो कम है, मैं और पढ़ लूँ और चीज़ें कवर कर लूँ, कहीं ना कहीं आपको एक बैरियर लगाना ही पड़ेगा। बाकी पेपर 4 के लिए मैं ये कहूँगा कि आप कोशिश कीजिए इसको डेली बेस लेने की। कोशिश कीजिए इसको कि एक अगर आपका कोई ग्रुप हो 2 या 3 कैंडिडेट्स का जो स्मार्ट, सिंसियर और पढ़ने में मेहनती हो, आप यूट्यूब पे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे ग्रुप बना के आपस में कंपोजिशन हो गया, ग्रामर वाला पोर्शन हो गया, तो वो ऐसा करने से पढ़ने में अच्छा भी, आपको मज़ा भी आएगा और चीज़ें आपको अच्छे से कवर होगी और आपको अच्छा स्कोर भी होगा। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद से भी इसको तैयार कर सकते हैं और अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो हिंदी के लिए क्या होता है, हिंदी के लिए आप ग्रामर वाला पोर्शन है आपको डेली बेसिस करना ही पड़ेगा, बुक आपको बता दी गई है। अब बाकी रिवीजन करना और फॉर्मेट्स आपको अच्छे से तैयार करना वो चीज़ ज़रूरी है। निबंध में जैसे कीवर्ड्स हो गए, वो आपके पास कीवर्ड्स का कलेक्शन होना चाहिए ताकि आप कोई भी निबंध आए वो कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हो। कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिससे क्या होता है कि आपकी जो एक हम बोल सकते हैं प्रभावोत्पादकता जो होती है,
वो बढ़ जाती है, जो आपकी एक लेखनी में धार आ जाती है। तो ये कीवर्ड्स का कलेक्शन होना चाहिए। बाकी इंग्लिश के लिए मैं न्यूज़पेपर का आपको बता ही दिया है, और आगे हम पेपर जब सॉल्व की बात करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से जो है हर क्वेश्चन में आगे किस तरीके से कवर किया जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आप कैसे ऑडियंस का रेस्पॉन्स रहता है, या जो भी कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो कितना इंटरेस्ट है। अदरवाइज मेंस पे ये शायद मेरा लास्ट ही वीडियो होगा। उसके बाद हाँ, एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने प्री में भी मिस कर दी थी। जब भी क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है, आपको क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ना है। ये आपको पता होगा, नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि इन केस डिस्प्यूट, इंग्लिश वाला जो वर्ज़न है वो ही मान्य होगा, हिंदी वाला मान्य नहीं होगा। और कई बार हिंदी की जो क्लिष्टता ऐसी होती है कि आपको चीज़ें समझ में नहीं आती, और इंग्लिश में बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। तो प्री हो या मेंस, एक बार क्वेश्चन जब भी आप देखते हो, हिंदी में देखते हो, तो इंग्लिश में भी ज़रूर देखना। स्पेशली जो साइंस, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी वाला जो क्वेश्चन है, वो तो आपको 100% इंग्लिश का भी देखना ही देखना है। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी ठीक है, अगर इंग्लिश ठीक नहीं है और मतलब बिल्कुल आप बिलो एवरेज हो इंग्लिश में, फिर तो फिर हिंदी है सब कुछ। वर्किंग प्रोफेशनल्स, चूँकि ये वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, मोटिवेशन लीव, इसके लिए मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। कि क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो मैंने देखा भी है कि मोर देन 90% जो इसमें एस्पिरेंट्स हैं वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। और वर्किंग में भी एक वो है जो एक नॉर्मल वर्किंग प्रोफेशनल, जो जैसे टीचर्स हो गए या जिनकी 10 to 4, 10 to 6 जॉब है, और एक जो मेरे जैसे जो सशस्त्र सेनाओं में या इस तरह के सुरक्षा बलों में कार्यरत है। और चूँकि एक अच्छी संख्या में जो मेरे साथी भी तैयारी कर रहे हैं, फौजी भाई तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरा एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो रहेगा जिसमें हम सभी एस्पेक्ट्स पे हम चर्चा करेंगे, किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट किया जा सकता है, मोटिवेशन को कैसे बनाए रखें, और छुट्टी को कैसे क्या मैनेज किया जा सकता है, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, तो इसमें हम अलग से बात करेंगे। मेंस की जब बात करते हैं तो एक कंसेप्ट आप हमेशा ध्यान रखिएगा, P4S4 कंसेप्ट। P4 मतलब आप एक ऐसी माँ है जिसके 4 बेटे हैं, 4 संतानें हैं। 4 पेपर जो है आपके लिए 4 संतानों की तरह है। जैसे माँ के लिए ये बोला जाता है कि प्रियता जो है बच्चे में कम ज़्यादा हो सकती है। जैसे अक्सर जो सबसे बड़ा वाला बच्चा या बच्ची या सबसे छोटे वाली जो संतान है, उस पर माँ की प्रियता ज़्यादा होती है, लेकिन चारों संतानों के प्रति उसके अपनापन में कोई कमी नहीं होती है। इसी तरीके से चारों पेपर में आपका जो अपनापन है वो कमी नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कोई पेपर आपको, जैसे मेरे को पेपर 2 और पेपर 4 काफ़ी अच्छा लगता था, प्रियता ज़्यादा थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं था कि मैंने पेपर 1 को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया था। चारों पेपर को बिल्कुल आपको बराबर लेके चलना है, और ये आपकी अप्रोच रहनी चाहिए कि किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी पेपर का कोई भी टॉपिक आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना। और ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में नहीं लानी है कि जियोग्राफी, चूँकि मेरे को तो साइंस अच्छी नहीं लगती है, बहुत टफ लगती है, तो इसका एक टॉपिक नैनो टेक्नोलॉजी वाला मैं छोड़ देता हूँ। और चूँकि हिस्ट्री मेरी बहुत अच्छी है, तो मैं हिस्ट्री में बिल्कुल जो है ये टॉपिक मैं एक नहीं 3 बुक से करके चला जाऊँगा। ये गलती नहीं करनी है, हर टॉपिक को कवर करना है। अगर आपको टॉपिक टफ लग रहा है, आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो आप यूट्यूब पर वीडियो देख लीजिएगा, या कोई किसी से अपने मित्र से पढ़ लीजिएगा, किसी मित्र के नोट्स ले लीजिएगा, लेकिन कोई भी टॉपिक छोड़ के मत जाइएगा। कई बार क्या होता है कि हम छोड़ के चले जाते हैं कि यार ये जियोग्राफिकल टाइम स्केल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, लास्ट टाइम भी आ गया, इसको छोड़ दो, क्या करना है, इससे अच्छा कि हम दूसरे, ये इतना टाइम किसी दूसरी जगह लगा देंगे। तो आपने जो चीज़ वो मान लो 4 घंटे में कवर हो सकती है, वो आपने छोड़ दिया, और वो 4 घंटे आपने हिस्ट्री किसी टॉपिक पर लगा दिए। अब हिस्ट्री में से ऐसा क्वेश्चन आ गया जैसे अर्जुन की तपस्या प्रतिमा, अब वो वैसे भी नहीं होना, आप 4 घंटे या उसको 40 घंटे दोगे तब भी वो कवर नहीं होना। और वही आपने देखा कि यार नैनो मिशन तो आपके सिलेबस में था, और नैनो मिशन पे आप चाहे किसी भी कोचिंग सेंटर के कोई भी नोट्स उठा लो या कोई भी बुक उठा लो RS पे, वो नैनो मिशन में दे रखा है, वो आप अगर कवर करके चले जाते हो तो आपके 5 से 6 नंबर आ जाते। तो ये गलती नहीं करनी है, हर टॉपिक को कवर करके जाना है। और चाहे 1 सोर्स से करो या 10 सोर्स से, मैटर नहीं करता है, लेकिन टॉपिक आपका कवर होना चाहिए। और कहीं जैसे मैंने हिस्ट्री वाले पोर्शन में मैंने आपको शुरू से बताया हिस्ट्री मेरा बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैंने हिस्ट्री का हर पॉइंट, हर टॉपिक लगभग मैंने 2-3 सोर्स से करके गया था। मैंने अपने मित्रों की भी सहायता ली, कुछ मित्रों की जिनके नोट्स अच्छे थे, या मुझे लगा कि जिनके जो अच्छा कर रहे हैं, तो उनके भी मैंने इधर उधर से थोड़ी ज़रूर हेल्प ली थी, उनके नोट्स वगैरह मैंने रेफ़र किए थे। हालांकि क्वेश्चन उसमें से नहीं आए, लेकिन मुझे ये सेटिस्फेक्शन था कि चलो मैंने थोड़ा बहुत तो कवर किया है।
तो ये कंसेप्ट आप हमेशा याद रखिए, P4S4 कंसेप्ट, और नेवर लीव एनी टॉपिक। ट्रेंड ऑफ क्वेश्चन पेपर आप 2013, 16 और 18 आप देखोगे तो एक ट्रेंड जो चलता आ रहा है, या एक ट्रेंड जो बन गया है, वो ये है कि कंसेप्चुअल और एनालिसिस बेसिस क्वेश्चंस की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, या इसका विवेचनात्मक आलोचनात्मक विवेचन कीजिए, इसका क्रिटिकली एनालिसिस, इस तरह की जो चीज़ें हैं, विश्लेषण बेसिस, एनालिसिस बेसिस, वो आपसे बड़े अलग टाइप और क्वेश्चंस का लेवल भी आप, जैसे पेपर 3 में एक जो क्वेश्चन था कि जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो न्याय की अवधारणा है, किस तरीके से मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में किस तरीके से वो उसको निर्धारित करती है, कैसे उसमें वो निर्देशित करती है। तो इस तरह की जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी, आप उन क्वेश्चन को पढ़ने में और समझने में आपके 2-3 मिनट लग जाएंगे, और इतना टाइम होता नहीं है मेंस के अंदर कि आप 5-7 मिनट तक उसको पढ़ो, उसको समझो और उसकी भूमिका तैयार करो। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी आपको तैयार रहना है। जब आप तैयारी करते हो तो ये सभी एस्पेक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। ये चीज़ तभी आप समझ पाओगे जब आप क्वेश्चंस का एनालिसिस करोगे, क्वेश्चन पेपर देखोगे, जो मैंने सबसे पहले वीडियो के शुरुआत में बताया था। टेक्नोलॉजी, बिल्कुल टेक्नोलॉजी बहुत हेल्पफुल है, स्पेशली जैसे इंटरव्यू के टाइम पे हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया था, तो उससे काफ़ी हेल्प मिली थी हमें। हालांकि मैं उससे बहुत ज़्यादा जुड़ नहीं पाया अपनी जॉब की वजह से, लेकिन मैंने 1-2 मॉक इंटरव्यू उसमें दिए थे, उसमें मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स भी बने। और जैसे मैंने बताया कि पेपर 4 के लिए हमने 8-10 दिनों के लिए ग्रुप बनाया था, तो वो काफ़ी हेल्पफुल था। और बाकी जैसे वर्किंग प्रोफेशनल के लिए तो टेक्नोलॉजी काफ़ी हेल्पफुल है। कैसे है वो मैं आगे वाले वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा उसको, और डिटेल से और अच्छे से। बाकी और भी है बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आप टेलीग्राम पे बहुत सारे आपके चैनल्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा तो ज़रूर नहीं है, लेकिन 1-2 ऐसे काम के ग्रुप भी होते हैं जिसमें आपको नोट्स हैं, स्टडी मटेरियल वगैरह भी आते रहते हैं, तो इससे भी हेल्प मिलती है। तो टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करना है। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स देखो, मेंस की तैयारी ही वास्तव में असली तैयारी है, और इस तैयारी में आपकी लाइफ में, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अप्स डाउन्स आते रहेंगे, लेकिन असली चीज़ है नेवर गिव अप, छोड़ना नहीं है। जैसे कि मैं 1-2 जगह मैंने बोला भी, और अभी मैं इस मौके पे बोलूँगा कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का एक इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जान होता है। तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में यही बात है कि लड़ना आपको किसी इंसान से या किसी दुनिया से नहीं है, लड़ना आपको अपने आप से है। और वास्तव में जब आप बुक लेके बैठते हो और इस तरह आप अपना लक्ष्य बना के लक्ष्य की ओर बढ़ते हो, तो आप खुद आपने ये चीज़ एहसास की होगी, आप अनुभव किया होगा या करोगे कि वास्तव में हमारी जो लड़ाई होती है वो हमारे अपने खुद से है, हमारे अपने विचारों से हैं, हमारे अपने मन से हैं, हमारे मन में जो बहुत सारी उदेड़ बुन है उनसे हैं। तो वो जो लड़ाई है, उस लड़ाई को हमें लड़ना है, और उस लड़ाई को इसलिए लड़ना है क्योंकि हमने अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को हम छोड़ नहीं सकते और छोड़ना भी नहीं है। दूसरी चीज़ है कि फोकस। आज के समय में सबसे बड़ी चीज़ है कि तैयारी के लिए, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या सोर्सेज हो या बुक्स हो, संसाधनों की कमी नहीं है। कमी है एक ऐसे कैंडिडेट की जिसका फोकस अर्जुन की तरह हो, जिसकी कंसंट्रेशन, एकाग्रता है, जिसका फोकस है वो अर्जुन की तरह हो। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन के सोर्सेज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और विशेषतया युवा अवस्था में हम देखते हैं कि बहुत तरह के डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं। और आज की हम बात करें तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और भी फालतू के बहुत सारे जो ऐप्स हैं, जो स्मार्टफोन ओरिएंटेड लाइफ स्टाइल आपकी बन गई है। मुझे लगता है कि अगर आप रियल में चाहते हो आरएस की अच्छे से तैयारी करना, तो इन सब चीज़ों से आपको जितना हो सके आप दूर रहिए। मैं अगर पर्सनली बात करूँ तो मैंने अभी अकाउंट परमानेंटली डिलीट कर दिया था जब मैं इसकी तैयारी में व्यस्त था, क्योंकि मुझे लगा कहीं ना कहीं ये किसी न किसी तरीके से डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है आपको अपने लक्ष्य से। और चूँकि मैं जॉब में था, मेरे पास इतना समय भी नहीं हुआ करता था कि थोड़ा सा समय मिले और उसमें मैं वो जो है फेसबुक या किसी और तरीके सोशल मीडिया ऐप पे अपना समय निकालूं। तो ओवर टाइम मैंने रियलाइज़ किया और मैंने डिलीट कर दिया। उसके बाद जो कुछ भी वापस सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव हुआ वो इसका इंटरव्यू देने के बाद हुआ। तो
आपको इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना, खासकर वर्किंग प्रोफेशनल जो सोशल मीडिया पे आपका एक दो मैसेज, एक दो नोटिफिकेशन देखने में आपका बहुत टाइम चला जाता है। आपको लगता है कि बस 5 मिनट में ये कर लेता हूँ, 2 मिनट ये देख लेता हूँ, लेकिन ये 2 मिनट और 5 मिनट में आपके 2, 5, 10 कई घंटे और कई दिन आपके ख़राब हो जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ होती है आपका जो फोकस होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और फोकस बनने में, एकाग्रता बनने में समय लगता है, और वो समय आपके जो बीच में जो व्यवधान है, डिस्ट्रैक्शन है, वो जो है उसको दूर कर देते हैं, उस फोकस को हटा देते हैं। तो मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि अगर आप चाहते हो कि आप एक अच्छे से पढ़ना चाहते हो, अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, तो ये जो साइकोलॉजिकल एक एस्पेक्ट है सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शन वाला, इसको ध्यान रखना है। बिकॉज संसाधनों की कमी नहीं है, कोचिंग गाइडेंस की कमी नहीं है, कमी है फोकस की। और वो फोकस तभी होगा जब आपके डिस्ट्रैक्शन के जो सोर्सेज है उससे आप दूर रहो। और आज के समय में क्या डिस्ट्रैक्शन है, आप सभी समझदार हैं, मैच्योर है, तो उनसे दूर रहना है। अंत में मैं यही कहूँगा कि ये डिटर्मिनेशन आपको रखना है। आई कैन, मैं कर सकता हूँ, आई विल, और मैं करूँगा। बस इतनी कहानी है, ज़्यादा कहानी नहीं है लंबी। और जीवन में भी यही है, बस मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। और यही आपको रखना है कि RAS एग्ज़ाम के बारे में, कि मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। हो सकता है कि मैं किसी पेपर में कमज़ोर हूँ, किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर हूँ, मेरी पकड़ नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कर नहीं सकता। मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। बस ये स्टोरी है। अंत में जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंद सही नहीं है, फॉन्ट का कुछ मिस्टेक है।